एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति दिस साइड योर एसएसटी टीचर। देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बच्चा आपकी क्लास 8 की एसएसटी जो न्यू बुक लॉन्च हुई, इसका हम लोग चैप्टर नंबर 2 कवर करने वाले हैं आज। इसका पार्ट नंबर 1 होने वाला है रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप, कि इंडिया का पॉलिटिकल मैप किस तरीके से धीरे धीरे करके चेंज हुआ, किस तरीके से वो बार बार दोबारा दोबारा से अलग अलग उसमें फॉर्मेशन हुई, चेंजेस हुए, शेप हुआ। वो कभी कोई था, फिर कभी कोई आया, फिर मराठास आए, कैसे कौन कब आए, मुगल्स कब आए, दिल्ली सल्तनत कब आई, हर एक चीज को हम आज के इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। और उससे पहले अगर आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर ना देखे हो तो आप लोग उन वाली वीडियोस को पहले जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसके क्वेश्चन आंसर्स, प्रॉपर एक्सरसाइज, बिग क्वेश्चन सब कुछ कंप्लीट है। उसका नोट्स रह गए, नोट्स भी जल्दी से आ जाएंगे, डोंट वरी। आज हम लोग करेंगे आपका रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप क्लास 8 एसएसटी का चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर न्यू बुक। उसको पढ़ने से पहले एक बार स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक बार जो आपको ये दिखा रखा है ना, मैं कहूंगी नंबर लाइन काइंड ऑफ है ये, इसमें ये समझा रखा है कि भाई कब जो है कौन सा एम्पायर आया, कब जो है किसका किंगडम आया। वही दिखा रखा है। पे शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत से, जो की आती है 1206 में। अब यह आएगी जब 1192 में आप देखोगे भी आगे, जो पृथ्वीराज चौहान जी थे उनकी जो है डेथ हो गई, उनको जो है मार दिया गया था। उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत आई थी। अच्छा जी, उसके बाद आप देखोगे ये 1206 में आई। उसके बाद यहाँ पे दिखा रखा है 1326 में जब मेवाड़ रीजन में एस्टेब्लिशमेंट होती, ये भी हम आज ही पढ़ लेंगे। अच्छा, अब ये वाला जो पार्ट है आपका कि यहाँ पे ब्राह्मी सल्तनत आती है यहाँ पे 1347 में। फिर 1300, उससे पहले 1336 में विजयनगर का एम्पायर आया था। 1400 के अराउंड जो है तिमूर ने दिल्ली में अटैक किया था, और फिर 1498 में पोर्तुगीज यहाँ पर आ गए थे। और उसके बाद हम जो आपका सेकंड वाला ये आपका एक चार्ट दिखा रखा है, इसमें हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ पानीपत के बारे में, कब से कहां तक हुए, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। आज हमारा ये वाला पार्ट का थोड़ा सा हो पाएगा यहाँ तक। ठीक है जी, शुरू करें, चलो ओके। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो चैप्टर है ना आपके इस पीरियड में जो दिखा रखा है प्रॉपर, और इसके बाद वाला जो चैप्टर है इसको हम कहते हैं लेटर पार्ट ऑफ द मिडीवल पीरियड, यानी कि जो हमारा मिडीवल पीरियड था इंडिया की हिस्ट्री का, ठीक है, उसका हम इसको लेटर वाला यानी कि बाद वाला पार्ट कहते हैं। मिडीवल टाउन जो है बेसिकली इसका मतलब क्या है, मिडीवल यानी कि बीच का, यानी कि दो एजेस के बीच का टाइम पीरियड है ये। अब ये कौन सी दो एजेस है मिडीवल टाइम पीरियड की अगर बात कर रही हूँ, कौन से दो एजेस के, कौन से दो पीरियड की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ ओरिजिनली अप्लाइड टू यूरोपियन हिस्ट्री, यानी कि जब मैं मेडिवल पीरियड की, अगर मैं यूरोप की बात करूं, नॉट इंडिया की बात करूं, यूरोप में बात करूं, तो इसका यहाँ पे मतलब होगा कि जब रोमन एम्पायर फॉल हो गया था, यानी कि जब रोमन एम्पायर खत्म हो गया था, तब से लेकर के तो द रेनेसेंस पीरियड जो आया था। रेनेसेंस पीरियड बेसिकली क्या था, एक ऐसा टाइम पीरियड था जहां पे दोबारा से जो ग्रीक का कल्चर था, एंशिएंट कल्चर था, आर्किटेक्चर था, वो सब लिटरेचर वगैरह वो सब वापस आया था लोगों का। उस पीरियड को हम कहते हैं रेनेसेंस पीरियड, यानी कि जो कल्चरल पीरियड पहले होता था उसका जब वापसी हुई उसकी, उस वाले पीरियड को हम बोलते हैं आपका रेनेसेंस पीरियड। और ये अभी बात कर रहे हैं हम यूरोप की, अभी हम इंडिया की बात स्पेसिफिकली नहीं कर रहे, इंडिया की बात हम बाद में करेंगे। अभी यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ से लेकर का यूरोपियन हिस्ट्री वाला, ये हम यहाँ तक अभी इसका ही देख रहे हैं। ठीक है जी, कहते हैं यूरोप का जो कल्चर रिवाइवल होता है 14 से 16 सेंचुरी के बीच में, यानी कि देखो कह रहे हैं ये दो एजेस, यानी कि मेडिवल पीरियड कहां से कहां तक की बात हो रही होगी है, जब ये गिरा यानी कि 5th सेंचुरी से लेकर के, और जब ये रेनेसेंस पीरियड आया इस टाइम के बीच में, यानी कि 5th सेंचुरी से बेसिकली 15 सेंचुरी तक का जो टाइम होगा यूरोप का, क्या बोल रही हूँ देखो, 5th सेंचुरी से लेकर के जो आपका 15th सेंचुरी के बीच का टाइम होगा यूरोप का, उसकी हम बात करेंगे, यूरोप का मेडिवल पीरियड वो माना जाएगा। ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे जरा मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 5th सेंचुरी, पहली बात आप लोग का होप ये पता होगा सेंचुरी में 100 साल होते हैं, और मिलेनियल अगर वर्ड है उसमें 1000 साल होते हैं। अब अगर मैं बोल रही हूँ बच्चा 5th सेंचुरी, अब आप लोगों को ये भी पता है एक होता है बीसी और एक होता है बच्चा हमारे पास एडी। ये होता है बीसी आपका बिफोर क्राइस्ट, मतलब ये जो बेसिकली मतलब यहाँ पे जो क्राइस्ट का बर्थ हुआ, जो टाइम रहेगा इसे हम बोलेंगे आपका बिफोर क्राइस्ट, और ये जो टाइम आपका रहता है इसके क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाला, इसे हम बोलते हैं एडी यानी कि एनो डोमिनी। इस बीसी को हम एक और नाम लिखते हैं आज के टाइम पे बीसीई यानी कि बिफोर कॉमन एरा, और इस एडी को हम लिखते हैं सीई यानी कि कॉमन एरा। अच्छा जी, अब देखो अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि हमने बात कर रहे हैं यहाँ पे सेंचुरी की, नॉर्मल अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पे अगर बीसी वर्ड मेंशन नहीं है कहीं पर भी, तो हम मान के चलेंगे हम इस वाले क्राइस्ट के बर्थ के बाद की बात कर रहे हैं। अब इस क्राइस्ट के बर्थ के बाद आपको पता है 1 साल होगा, फिर 2 साल होंगे, फिर 3 साल, ऐसे करते करते 100 साल होंगे, ऐसे करते करते 1000 साल होंगे, ऐसे करते करते 2000 साल होंगे, और देखो आज क्या चल रहा है 2025, ऐसे करते करते ये आएगा। इसी 2025 यानी कि आज देखो, आज हम क्या बोलते हैं, हमारा 21st सेंचुरी चल रहा है।
अब 21st सेंचुरी का मतलब हम तो डोरेमोन जब आता है तो डोरेमोन कब आता है, 22nd सेंचुरी में आता है ना। लेकिन अभी क्या चल रहा है, 21st सेंचुरी, यानी कि जब भी मैं 21st सेंचुरी, प्लीज इस बात को जरा बच्चों ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ 21st सेंचुरी, इसका मतलब है कि मैं कौन से ईयर की बात कर रही हूँ। अगर मैंने बोला 21st सेंचुरी तो मैं बात कर रही हूँ 2000 से लेकर के बेटा 2099 तक। देखो अब अगर आप समझने को आप इसको 2100 में समझ सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा 99 ही होगा, क्योंकि 100 साल जो यहीं पे पूरे हो जाते हैं, यहाँ करोगे तो 101 हो जाएगा। इसलिए आपको मैंने क्या समझाया कि अगर मैं बोल रही हूँ 21st सेंचुरी, यानी कि 21st वाला टाइम बाद में आएगा और इससे 100 साल माइनस करके शुरुआत आप लोग वहां से करोगे। क्योंकि कई बार बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, वो कंफ्यूज रहते हैं कि अगर मैं सेंचुरी वर्ड बोल रही हूँ तो मैं कौन से ईयर की बात कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा ये। अगर मैंने बोला 21st सेंचुरी, यानी कि मैं 2000 से 2021 की बात कर रही हूँ, सॉरी 2100 की बात कर रही हूँ, ठीक है। 100 साल हो गए। अब इसमें ऑब्वियस बात है 2100 नहीं लिखना आप लोग, 99 लिखना है आप लोगों को। अगर मान लो मैं कह रही हूँ बेटा आपका 22nd सेंचुरी जब डोरेमोन आता है, यानी कि 22nd वाला लास्ट में आएगा, तो 22nd मतलब 2200 तक कर रही हूँ, 2200 से 2100 से लेकर के 2200 तक, यानी कि एक्चुअल में कितना होगा ये 2199 होगा। अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे 24th सेंचुरी, अब 24th यानी कि 2400 बाद में लिखो, इससे 100 साल माइनस करके शुरुआत वहां से कर दो, तो 2300 से लेकर के एक्चुअल में 2399 तक की मैं बात यहाँ पर कर रही हूँ। अब अगर यहाँ पे लिखा है बेटा आपका 5th सेंचुरी, आई होप आपको पता होगा 5th सेंचुरी यानी कि 500, तो 500 तक जा रही हूं मैं, और 500 तक कहां से, 400 से, 100 साल आप लोगों को माइनस कर देंगे, तो 100 साल 400 से लेकर के 500 साल तक का टाइम जो रहेगा, यानी कि बेसिकली 499 तक का टाइम जो रहेगा, उसे हम बोलेंगे आपका 5th सेंचुरी। अब अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि 5th सेंचुरी से लेकर के 15th सेंचुरी, अब 15th सेंचुरी कहां तक आएगी, 1500 तक। अब 1400 से यानी कि 1500, यानी कि शुरुआत कहां से हो रही है, 400 से 500, और 500 से फिर 1500, यानी कि 400 से लेकर के प्रॉपरली 1500 तक। 5th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, 400 से शुरुआत हो रही है, और 15th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, एंड कहां पे हो रहा है, 1500, यानी कि 400 से लेकर के 1500 जो टाइम पीरियड ये रहा, इतने साल यहाँ पे रहे, इस टाइम पे आपका यूरोप का मेडिवल पीरियड रहा। आई रियली होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, बिकॉज कई बार समझ में नहीं आता है। प्लीज अगर अब भी समझ में ना आया हो, कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग बता देना, आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो, आप लोग को पता है प्रकृति अग्रवाल ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल है, वहां भी आप लोगों को समझा सकते हो। आगे जरा पढ़ लिया। अब आई होप आपको एक बेसिक समझ में आ गया होगा, क्योंकि जिन बच्चों ने अगर वो जो आपका ब्रिज कोर्स अगर वो नहीं भी देखा है, तब आप लोगों को यहाँ पे अब ये बीसीएडी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने अपने ब्रिज कोर्स में बहुत बार करा दिया वो पॉइंट। चलो आगे देखो, कहते हैं, अब देखो इस टाइप पे क्या हो रहा है, रेनेसेंस पीरियड में बेसिकली नर्चर्ड बाय रीडिस्कवरी। अब देखो दोबारा से डिस्कवरी हो रही है ग्रीक और रोमन आर्ट के लिटरेचर की, उससे हमने बोला आपका रेनेसेंस पीरियड, और ये जो आपका है मेडिवल पीरियड यूरोप का। इट वॉज वंस थॉट टू मार्क अ डार्क एज बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस। अब इसको माना गया था कि जो मेडिवल पीरियड यूरोप का है, डार्क एज रहेगी, यहाँ पे कुछ खास नहीं होगा, बेकार सब कुछ रहेगा यहाँ पे, जब तक यहाँ पे मॉडर्न साइंस की डेवलपमेंट नहीं होती। इसको माना गया था कि बेकार टाइम पीरियड रहेगा, कुछ खास यहाँ पे हम अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया की और यूरोप की हिस्ट्री बहुत डिफरेंट रही है। अगर हम मेडिवल टर्म को जो यूरोप का है उसको अगर हम सेम इंडिया के टर्म में अप्लाई करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। इसलिए हम इंडिया का मेडिवल पीरियड अलग है बेटा, और यूरोप का मेडिवल पीरियड बच्चा आपका अलग है। तो हिस्टोरियंस जो है एग्री नहीं करते इस बात पे, हालांकि काफी इस बात पे मैं कहूंगी काफी प्रॉब्लम है या काफी डिसएग्रीमेंट्स है इस चीज पे कि हाँ इंडिया का मेडिवल पीरियड एक्चुअल में कहां से लेकर कहां तक है। लेकिन तब भी हम मान के चलते 11th सेंचुरी से लेकर के 17th सेंचुरी। अब देखो समझो 11th सेंचुरी यानी कि 1000 से लेकर के 1099 की बात करूंगी, 1100 मान लो, 1099, और 17th सेंचुरी तक जा रहा है, यानी कि 1700 लास्ट में आएगा, और शुरुआत कहां से होगी, 1600 से, यानी कि 1000 से लेकर के 1700 या 1699 तक का टाइम जो रहेगा उसे हम मान के चलेंगे कि वो आपके इंडिया का मेडिवल पीरियड है। तो अगर आपसे एमसीक्यू पूछ लिया जाए कि इंडिया का मेडिवल पीरियड कौन सा होगा, तो आप क्या लिख के आओगे, 11 से 17 सेंचुरी, यानी कि 1000 साल से लेकर के 1700 साल तक का टाइम पीरियड जो रहेगा, ये जो 600 साल का टाइम पीरियड रहेगा, ये आपका आएगा मेडिवल पीरियड ऑफ इंडिया। ये बात समझ में आ गई, यानी कि 1000 से हम शुरुआत यहाँ पे कर देंगे, ये आपका होगा मेडिवल पीरियड। और देखो आज का चल रहा है 2025, यानी कि आज से मैं करीब बात कर रही हूँ 1025 साल पहले से जो आपका टाइम पीरियड था 1700 तक, वो हमने माना है मेडिवल पीरियड, क्योंकि 1700 के जो बाद वाला टाइम रहेगा ये आपका आएगा मॉडर्न पीरियड, क्योंकि उसके बाद ब्रिटिशर्स वगैरह आ जाएंगे, तो मॉडर्न पीरियड रहेगा, ये मेडिवल पीरियड है। 1000 से पहले का जो था वो आप लोगों ने क्लास 6 वगैरह में पढ़ा हुआ है, वो आपका था बच्चा आपका एंशिएंट पीरियड।
जो वहां पे स्टोन एज वगैरह वो सब, पैलियोलिथिक, गुप्ता एम्पायर, वो आपने पढ़ा था, दैट वाज एंशिएंट पीरियड। अब इसमें आप पढ़ोगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, मुगल्स के बारे में, अहोम्स के बारे में, मराठास के बारे में, ये सब क्या है आपके मेडिवल पीरियड। और जहां पढ़ोगे ब्रिटिशर्स के बारे में बेटा, वो आपका है मॉडर्न पीरियड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन 10 मिनट में देखो यही दे पाई हूँ अभी तक। तो आगे पढ़ते हैं फटाफट से थोड़ा सा, ताकि बहुत लंबी ना हो जाए वीडियो, बहुत डिले ना हो जाए, क्योंकि हमें देखो चैप्टर आपका है 40 पेज का। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर पार्ट में 10 पेज कम से कम कंप्लीट करूं, ताकि एटलीस्ट 4 पार्ट ही हमारे बने, ज्यादा लॉन्ग पार्ट जो इस चैप्टर के ना बने। अच्छा, अब देखो बात करते हैं, इन द टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट चैप्टर्स वी हैव ट्राइड टू कीप एज फ्यू डेट्स एज पॉसिबल। जो आपके प्रीवियस बुक्स रही हैं कह रहे हैं, उसमें हमने कम से कम डेट ही रखी है, कि जितनी कम डेट्स हम रख सके याद करने के लिए, उतनी कम डेट्स जो है हमने यहाँ पर रखी है, क्योंकि ताकि वो इजी हो सके याद करना। तो हमने सिर्फ वही डेट रखी है जो बहुत रेफरेंस पॉइंट है या बहुत जरूरी है, हमने उसको रखा है। ऑल्दो कह रहे हैं यू विल फाइंड इट हेल्पफुल टू कीप रिविजिटिंग द टाइमलाइंस। अगर आप टाइमलाइंस को जो है बार बार ऐसा रिविजिट करोगे आगे चैप्टर्स वगैरह पे, तो आप जो इजीली उसको विजुलाइज कर सकते हो, आप उसको याद कर सकते हो कहते हैं। और इससे जो है अगर आप मैप्स तक भी जाओगे, मैप्स आप बार बार देखोगे, तो आप ज्योग्राफी जो है आपके इंडिया की कहाँ पर क्या चीजें हैं, कहते हैं दैट वाज ट्रेवर्स बाय एनिमीज। जहां से एनिमीज लोगों ने ट्रेवल करा है, क्रॉस करा है, कॉमन लोग जहां से आए हैं, ट्रेडर्स ने जहां से आए, स्कॉलर्स, देखो ट्रेडर्स कौन होते हैं, वो लोग जो ट्रेड करते हैं। स्कॉलर्स कौन होते हैं, जो विद्वान होते हैं। और जो स्पिरिचुअल फिगर्स है, यानी कि जो थोड़े से देवी, मतलब देवी नहीं कहूंगी मैं, ऋषि मुनि वगैरह में कहूंगी, तो वो लोग भी यहाँ पर ट्रेवल करते थे। अब देखो ये जो आपका पार्ट है, आप हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, बिकॉज अभी हमें ये नहीं पढ़ना है, तो हम इस चार्ट में नहीं जाएंगे। आगे देखो, कहते हैं स्पेलिंग की बात कर रहे हैं कुछ। कहते हैं बिकॉज ऑफ डिफिकल्टीज इन ट्रांसक्राइबिंग द पर्शियन स्क्रिप्ट टू द रोमन स्क्रिप्ट। कहते हैं जब हमने पर्शियन स्क्रिप्ट को ट्रांसक्राइब किया रोमन स्क्रिप्ट में, रोमन स्क्रिप्ट में ट्रांसक्राइब का मतलब क्या होता है, जब उसके रिटर्न फॉर्म को हम बेसिकली चेंज कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, जो पर्शियन स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, हमने उसको किसी और रिटर्न फॉर्म में लिखा उसको, ठीक है बेसिकली। तो वो थी पर्शियन से हमने कन्वर्ट करा उसको रोमन स्क्रिप्ट में। तो कुछ जो आप देखो कि स्पेलिंग में ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, कुछ ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग आपको देखने को मिलेंगी। पेरेंट थीसिस का मतलब होता है हेयर एंड देयर, इनके आसपास जो आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। पेरेंट थीसिस का मतलब बेसिकली क्या होता है, आपका रिमार्क जो हम किसी भी सेंटेंस में ऐड करते हैं। जैसे मान लो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट से लगा दिया, ये आपका है पेरेंट थीसिस। वर्ड वो सेम रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा उसका, बस हाँ मैंने उसको एक्सप्लेन करने के लिए, डिफरेंट फॉर्म देने के लिए मैंने उसमें एक एक्सप्लेनेशन मार्क जोड़ दिया। दैट इज सिंपली कॉल्ड इट आपका बेटा पेरेंट थीसिस। अच्छा, कहते हैं जैसे एग्जांपल के लिए मान लो खलजी था, मैंने यहाँ पे खिलजी लिख दिया, ठीक है। एक आधा लाइन, एक आधा वर्ड चेंज कर दिया, लेटर चेंज कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया, कॉमा लगा दिया, पंक्चुएशन मार्क्स लगा दिए, ये सब काम मैंने कर दिया। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं हम मुगल्स के लिए स्पेलिंग जो है कई बार अलग अलग होती थी, मुगल बोलते थे कहीं पे मोगुल बोलते थे। ये कुछ डिफरेंसेस जो यहाँ पे रहे हैं। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कहते हैं अ न्यू एरा इन इंडियाज जर्नी बिगिन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। बोल रही हूँ 11th सेंचुरी में जो है मेडिवल पीरियड शुरू हो गया था, तब से जो है इंडिया का नया एक नई जर्नी जो इंडिया की वो शुरू हो गई थी। कहते हैं इन्वेजन यहाँ पर हो रहे थे बियॉन्ड द हिंदू कुश माउंटेन्स। अब देखो, अभी आप लोगों को यहाँ पे मैंने दिखाया था, ये जो आपको पिक्चर थी, ये जो है प्रॉपर रेड वाला जो दिखा रखा है, ये बच्चा आपका रोमन एम्पायर ही है। तो ये आपको दिखा रखा है बेसिकली मैंने कि देखो रोमन एम्पायर कितना ज्यादा फैला हुआ था, दिख गया आपको रेड वाला। अच्छा, अब देखो आगे हम यहाँ बात कर रहे थे बिकॉज कि हिंदू कुश माउंटेन से जो इन्वेजन होते थे। पहली बात तो इन्वेजन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी फॉरेन कंट्री के लोग हमारे देश में कब्जा करने के लिए आते हैं, उसे हम बोलते हैं इन्वेजन, बहुत सिंपल भाषा में। अब मैं कह रही हूँ कि हिंदू कुश माउंटेन्स, हिंदू कुश माउंटेन्स क्या है, आपका एक बार जरा मैप, यहाँ पे मैप में देखो, ये जो आपको प्रॉपर एरिया दिख रहा है, ये पूरा का पूरा यहाँ, ये पूरा ये लाइट ब्लू वाला पार्ट जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड हिंदू कुश माउंटेन्स। बेसिकली खासकर ये वाला जो है आपको प्रॉपर क्या है, हिंदू कुश माउंटेन्स। तो नॉर्थ वेस्ट एरिया से, यानी कि पूरे के पूरे यहाँ से जो भी आपके ट्रेवलर्स या इन्वेजनर्स अफगान से, टर्किश वाले एरिया से, उस वाले वेस्ट एशिया वाले पार्ट से आते थे ना, अफगानिस्तान वगैरह से या और इधर से, वो सब जो है यही से इन हिंदू कुश माउंटेन्स को जो आके इस क्रॉस में लगे हुए थे बाउंड्री पे बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट इंडिया की, इसको क्रॉस करके जो इंडिया के अंदर एंट्री लेते थे इन्वेजन करने के लिए। ये बात बहुत सिंपल समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नो डाउट इंडिया ने जो है ऐसे वॉरफेयर वगैरह जो है पहले भी देखे हैं, कि हिंदू कुश माउंटेन से पहले भी यहाँ पर जो और लोग यहाँ पर आए हैं, कब्जा करा है। लेकिन जो यहाँ पर जो इन्वेजन रहे बाहर के लोगों के, बहुत जल्दी जल्दी हुए। स्पीड का मतलब क्या होता है, बहुत क्विकली हुए वो इस पीरियड में, और इतनी ज्यादा जल्दी हुए कि उनका जो देखना, मतलब जो उनका आना था बेसिकली, बार बार उनका आना या जो इन्वेजन होना, वो अनप्रेसिडेंटेड था। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है, बेसिकली अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपने पहले कभी ऐसी चीज ना देखी हो, पहले कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस ना करा हो, वो चीज अब हो रही हो, दैट इज यू कॉल्ड इट एज अनप्रेसिडेंटेड। समझ में आया जी। कहते हैं
जो इन्वेडर्स थे वो सेंट्रल एशियन थे। मैंने बोला सेंट्रल या वेस्ट एशिया इस वाले पार्ट से जो वो लोग आ रहे थे, चाहे वो टर्की के हो चाहे अफगानिस्तान के। अब टर्की का मतलब बेसिकली मैंने बताया वो बेसिकली वो लोग जिनकी लैंग्वेज कल्चर वगैरह जो है वो बहुत अच्छे खास रीजन यानी कि सेंट्रल एशिया से, चाहे टर्की से हो साइबेरिया से हो, वेस्ट एशिया से वो लोग आ रहे हैं, सेंट्रल एशिया से वो लोग आ रहे हैं, ये सब लोग जो है इंडिया के अंदर आ रहे थे। अब देखो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे था ये आपका बेसिकली नॉर्मल है, लेकिन मैंने आपको मेंशन करा हुआ था बिकॉज चांसेस है कि आपके ऑल्दो जब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को कवर अप करेंगे इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को, नोट्स वगैरह को, तब मैं इस पॉइंट को आप लोगों को समझाऊंगी। उसमें मैंने नोट्स में वगैरह एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में लिख के रखती हूँ ऑलरेडी आप लोगों के नोट्स के, जैसे हम लोगों ने 7th का भी करा और सेम हम लोगों ने ब्रिज कोर्स का भी किया था। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों से कि आखिर इन्वेजन होते क्यों थे, क्यों करे जाते थे इन्वेजन। तो वहां पे कह रहे हैं कि वो जो इन्वेजन होते थे वो सिर्फ इसलिए नहीं होते थे कि हाँ कि वो बहुत लाइक जो इंडिया है वो बहुत रिच है या उनको अपनी टेरिटरी को बड़ा करना है, सिर्फ ये नहीं होता था। मतलब ये तो है ही रीजन, ये तो रीजन था ही उनका कि हाँ भैया उनको जो अपनी टेरिटरी को बड़ा करना है, बहुत रिच कंट्री है तो यहाँ पे आगे कब्जा करना है, सामान यहाँ से लेके जाना है, प्लंडर करना है। लेकिन कई बार जो इसलिए भी होता था, चाहे उनको वायलेंस का इस्तेमाल करना पड़े चाहे कैसा करना पड़े, लेकिन अपनी फोर्स के थ्रू वो लोग अपने रिलीजन के को भी स्प्रेड करना चाहते थे, अपने रिलीजन को भी स्प्रेड करना चाहते थे। ये भी उनका एक मकसद होता था, क्योंकि यूजुअली जो ये लोग होते थे ये मुस्लिम्स होते थे और मुस्लिम्स यहाँ पर आते थे ताकि यहाँ पे हिंदुओं की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर कम हो और मुस्लिम यहाँ पर जो है लोग ज्यादा से ज्यादा बनते जाए। ठीक है जी, ये जो है होता था। तो आपको वही बता रखा है कि आखिर इन्वेजन होते क्यों थे, इस वजह से जो आपके इन्वेजन है वो होते थे। कहते हैं अब देखो एक्सप्लोर करते हैं हम कि आखिर इंडिया का जो है क्या हुआ 13th सेंचुरी के बाद। अब अगर मैं लिख रही हूँ 13th सेंचुरी का मतलब क्या है, 1300 आपका लास्ट में आएगा, एक्चुअल में कितना है वो 1299, वेरी गुड। और यहाँ पे 100 करोगे माइनस, कितना होगा 1200 से लेकर के 1300 यानी कि ये जो टाइम पीरियड रहेगा इसे हम बोलेंगे आपका 13th सेंचुरी। अब एक बार जो है इस मैप पे थोड़ा सा निगाह डालो, नजर डालो। कहते हैं जो आपका ये वाला एरिया हल्का लाइट वाला, ये ईस्टर्न गंगा की टेरिटरी है, जो आपका उड़ीसा में था ना नरसिंहदेव, ये आपको दिख रहा होगा। ये जो एरिया है बेसिकली जिसमें बंगाल है, आपका उड़ीसा है और ये वाला पार्ट है पूरा का पूरा, ये वाला ये आपका जो है गंगा टेरिटरी थी। ये जो है इनके कंट्रोल में नहीं आ पाई, इनके दिल्ली सल्तनत के। ये जो आपको दिख रहा है साउथ में जो है ना होसाला की टेरिटरीज थी, ये वाला जो पार्ट है ना ये वाला साउथ में, यहाँ पे होसाला राज कर रहे थे। एक्सटेंट ऑफ तुगलक डायनेस्टी, ये जो है आपका दिल्ली सल्तनत का ये पार्ट है, विच इज दिस वन, जो आपकी प्रॉपर है, ये शिरडी वाला रीजन है लाइन लाइन वाला, ये जो आपका था तुगलक का। तो आप देख रहे हो तुगलक का एम्पायर कितना बड़ा रहा है, ऑलमोस्ट मुगल एम्पायर जैसा ही रहा है, बस हाँ फर्क इतना था कि ये जो है ईस्टर्न गंगा वाले पार्ट पे राज नहीं कर पाया और यहाँ तक यहाँ पे नहीं पहुंच पाया इसके नीचे, क्योंकि यहाँ पे तो खैर मुगल्स भी नहीं पहुंच पाए थे, आगे चल के आप देखोगे। लेकिन जो इससे ऊपर वाला पार्ट है पूरा का पूरा किसका था, ये आपका सॉरी तुगलक का था। अब देखो लोधी कहां तक थे, लोधी बेसिकली आपके यहाँ तक थे, ये जो आपके रहे ना ये वाला प्रॉपर ब्लू वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो आपके लोधी रहे। कहाँ कहाँ पर कौन कौन रहे उसकी यहाँ बात कर रहे हैं। और ये जो ब्लैक वाले डॉट है आपका, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज है, चाहे बेलूर है, चाहे मदुराई है, चाहे कोणार्क है, दिल्ली है, दौलताबाद है, अलग अलग यहाँ सिटीज के नाम दे रखे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये दिखा रखा है कि तुगलक में और लोधी में, साउथ ईस्ट में रीजनल पावर्स, ईस्टर्न गंगा, कहाँ पे 13 से लेकर के 15 सेंचुरी तक 2.3 वाली फिगर में यहाँ पे दिखा रखा है कहाँ पे कौन कौन से जो डायनेस्टी थी। डायनेस्टी का मतलब अच्छा क्या होता है, वंशज की, पापा के बाद बेटा, फिर उसका बेटा, उसका बेटा, तो उनका वंशज जो है चलता आ रहा है। वो जो है कितना कितना किसका एक्सटेंड था, कौन जो है अपने एम्पायर अपने किंगडम को कितना बड़ा कर पाया, दैट इज वी कॉल्ड इट एज उनका किंगडम जो है कितना रहा, उनकी टेरिटरी जो है उनका एक्सटेंशन कितना रहा। अब देखो ये आपको बेसिकली पता है, पिक्चर देख के समझ में आ रहा है कि आपको कुतुब मीनार दिखा रखा है, जिसकी शुरुआत उसको बनाने की शुरुआत जो है करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, स्टार्टिंग में करा था अर्ली 13th सेंचुरी में, लेकिन बाद में जो है उसको सुल्तान जो थे आपके उन्होंने जो है पूरा किया था। कहते हैं इसमें जो ये सब चीजें यहाँ पे दिखा रखी है। आगे देखो हालांकि कहते हैं यहाँ पे कुछ जो हिंदू वगैरह के टेम्पल्स थे उनको जो है बेसिकली कहते हैं कि इसको जो है डिस्ट्रॉय वगैरह करा गया था, ये मानना है इन लोगों को, क्योंकि मुगल से मुस्लिम से मनाया था। आगे देखो नेक्स्ट हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है दैट इज कॉल्ड राइज एंड फॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का आना और राइज होना और उनका गिर जाना, ये आज हम की इस पार्ट में कवर अप करेंगे, कंप्लीटली हमें देखना है ये, ठीक है, कि दिल्ली सल्तनत कब आती है, कैसे आती है, और फिर वो कब तक टिकती है, कब वो चली जाती है और जाती क्यों है, क्यों खत्म होता है, सब पढ़ेंगे। शुरुआत करें, चलो जी ठीक है। आगे देखो कहते हैं वी बिगिन आवर जर्नी हियर विद द दिल्ली सल्तनत, से हम शुरुआत कर रहे हैं, फॉर्म्ड आफ्टर द डिफीट ऑफ 1192 में, जब इन लोगों ने किंग
पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था, उसके बाद यानी कि जो अच्छे खासे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स कौन से बेटा आपके, ये वाले जो पार्ट्स हैं आपके, ये आपके हुए नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स। और बेसिकली यहाँ पे जो है पृथ्वीराज चौहान जो है काफी राज कर रहे थे, एक उनका बड़ा सा एरिया जो है वहां पे था। एक सेकेंड, ये वाला जो रीजन था ये आपका किसका था, पृथ्वीराज चौहान का था। नॉर्थ वेस्ट एरिया में जो है वो राज कर रहे थे, लेकिन जब इनको मार दिया उन लोगों ने, और मारने के बाद यहाँ पे कौन आते हैं, दिल्ली सल्तनत आती है। अब दिल्ली सल्तनत बेसिकली 5 डायनेस्टीज से मिलकर बनी है, 5 सक्सेशन से मिलकर बनी है, मतलब अलग अलग जो है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है 5 सक्सेसिव फॉरेन डायनेस्टीज। सबसे पहली बात, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद उसका आना, फिर उसका आना, फिर उसका आना, वो हुआ। और डायनेस्टी का मतलब क्या है कि पहले एक ही वंशज में वो बनेगा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ये जो है टेन्योर चलता रहा था। और ये बात समझ में आई, तो फॉरेन से ये लोग आए थे। बेसिकली कहाँ के थे, टर्किक और अफगान ओरिजिन की, यानी कि मतलब टर्की से आए थे, साइबेरिया से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे, वही लोग थे जिन लोगों ने यहाँ पे आके राज करा था। और ये सब जो है किसका पार्ट थे, आपके दिल्ली सल्तनत का पार्ट थे। इंडिया के ओरिजिन के यहाँ पे लोग नहीं थे, इसलिए हम बोलते हैं ये फॉरेन डायनेस्टीज का रहा है ये दिल्ली सल्तनत हमारा। देखो इसका आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से आपको ये कौन कब रहा है आपको याद रखना है। सबसे पहले देखो आपके आते हैं ममलुक यानी कि स्लेव डायनेस्टी, तो आप यहाँ पे लिख दो एम या आप यहाँ पे लिख दो एस, पहले ये आते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आते हैं आपके खलजी या खिलजी, आप कह सकते हो उनको, खिलजी डायनेस्टी आती है। उसके बाद खिलजी के बाद बेटा आपके आते हैं तुगलक, तो कौन है आपके, तुगलक। फिर यहाँ पे आपके आते हैं सैयद, यानी कि एस से यहाँ पे कौन आएंगे आपके, सैयद। और सैयद के बाद लास्ट में जो बेटा आपके आते हैं लोधी, यानी कि ये। तो यहाँ पे समझो चाहे एस के टी एस एल से समझो, चाहे एम के टी एस एल से समझो, लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है कि सबसे, क्योंकि इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लोगों को पता होना चाहिए दिल्ली सल्तनत पे कौन पहले आया, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो ममलुक यानी कि स्लेव डायनेस्टी, ममलुक यानी कि स्लेव जो है वो सबसे पहले आते हैं। उसके बाद आपके आते हैं खिलजी, उसके बाद आपके आते हैं तुगलक, उसके बाद आपके आते हैं सैयद, और लास्ट में आपके आते हैं लोधी। लोधी को लास्ट में जो है बाबर हरा देंगे, जब बिल्कुल लास्ट में फर्स्ट बैटल होगा पानीपत का। उसके बाद जब आपका मुगल का एम्पायर जो है शुरू हो जाएगा, लास्ट जब आपका होता है। लेकिन अभी जो आपको पांचों के पांचों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। कहते हैं हालांकि जो कुछ पार्ट्स हैं नॉर्दर्न इंडिया के वो दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में थे, ऑलमोस्ट जो पार्ट्स हमने देखा कि वो दिल्ली सल्तनत में किसी ना किसी के अंडर रहे। जो आपका देख रहे हो तुगलक तो जो है कितना फैले हुए थे तुगलक, हालांकि लोधी जो है इतना नहीं फैल पाए थे, लोधी जो है सिर्फ इतना थे। अब देखो आप ये मत समझना कि एक टाइम पर है ये आपको अलग अलग टाइम पीरियड पे दिखा रखा है कि जब तुगलक थे उसका एम्पायर कितना बड़ा था, ईस्टर्न गंगा वालों का कितना बड़ा था, ठीक है, यहाँ पे लोधी वालों का कितना बड़ा था। ये नहीं दिखा रखा कि हाँ तुगलक के साथ साथ लोधी थी, नहीं, तुगलक के बाद जब लोधी आए तो उनका एम्पायर सिर्फ इतना सा था, यहाँ पे ये दिखा रखा है। अभी ये बात समझ में आई, अच्छा जी ठीक है, आगे मूव करते हैं। कहते हैं यहाँ पर कि जो ईस्टर्न गंगा वाला पार्ट था ईस्ट में, और जो होसाला थे साउथ में, हम लोगों ने देख लिया है ईस्टर्न गंगा ये रहा ईस्ट में, और साउथ में ये होसाला, ये जो थे ये तुगलक के अंडर नहीं आ पाए, किसी के भी अंडर नहीं आ पाए, इनका अपना अलग रहा था। कहते हैं हालांकि, और यही जो सेंटर्स थे बाद में खासकर ये होसाला वाला, यहीं पे जो आर्ट का, आर्किटेक्चर का, कल्चर का, आगे जाके जो एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर जो सेंटर वगैरह जो है बनेंगे। और दिल्ली का जो रोल रहा वो पूरे हिस्ट्री में बहुत रहा है, लाइक चाहे आप उसमें अपनी एंशिएंट हिस्ट्री देख लो, मेडिवल और मॉडर्न में तो मतलब बहुत ज्यादा रोल रहा है आपका दिल्ली का, मेडिवल में तो बहुत ज्यादा, मॉडर्न में भी रहा है ऑब्वियसली, और मेडिवल में भी बहुत रोल रहा है आपके दिल्ली का, ठीक है जी। कहते हैं इसका भी बहुत बड़ा रोल जो है नॉर्दर्न इंडिया में रहा है। सल्तनत पीरियड जो है इट वाज मार्क्ड बाय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब पूरा का पूरा जो है सल्तनत पीरियड, जब भी हम सुल्तान की बात करें, जब भी हम दिल्ली सल्तनत की बात करें, जब भी हम सल्तनत पीरियड की बात करें, आपको इसमें किसी एक को नहीं मानना है, हम ये पांचों को मान के चल रहे हैं, चाहे आपका ममलुक यानी कि स्लेव हो, चाहे आपका खिलजी हो, चाहे तुगलक हो, सैयद हो और लोधी हो, कोई भी, हमको सबको मान के चलना है एक साथ। कहते हैं ये जो पीरियड रहा वो बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का था। ऑब्वियसली बात है, आप इतने कम टाइम में कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, फिर कोई आ रहा है, फिर पॉलिसीज चेंज हो रही है, फिर कोई आ रहा है, फिर पॉलिसीज चेंज हो रही है, तो जो है पॉलिटिक्स में बहुत इंस्टेबिलिटी रहेगी, अस्थिरता रहेगी बहुत। और साथ साथ जब सबके एफर्ट्स अपनी टेरिटरी को बढ़ा करने के लिए है कि भाई हम और बढ़ाना है और एक्सपेंशन करना है, पॉलिसीज तुम्हारे पास अच्छी है नहीं, काम तुम अच्छे कर नहीं रहे, लेकिन तुमको अपने टेरिटरी को बड़ा करना है, दिक्कत तो आएगी। इससे क्या हुआ कि दिस रिजल्टेड इन मिलिट्री कैंपेन्स। अब इसलिए यहाँ पे सब लोगों ने, मतलब जो भी यहाँ पर अलग अलग सल्तनत आई, सबने जो अपने मिलिट्री कैंपेन चलाए, अपने अपने लोगों को, अपनी आर्मी को जगह जगह पर भेजा और टेरिटरी को हथियाने के लिए विलेजेस में गए, सिटीज में गए, सब जगह पर रेड मारी और प्लंडर करा। प्लंडर का मतलब बेसिकली चोरी करना पैसों को या गुड्स को, किसी भी सामान को वहां से उठा के ले आना,
उसको हम बोलते हैं प्लंडर करना। तो चोरी करना तो उनका मतलब बस क्या बोलूं, ठीक है विवाद हो जाएगा कुछ बोल दूंगी तो, बट ऐसे यहाँ पे था। एंड कहते हैं डिस्ट्रॉय टेम्पल्स एंड सीट्स ऑफ लर्निंग। और उन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने जो दिल्ली सल्तनत थी, इन्होंने टेम्पल्स को, मंदिरों को, और जहां पे जो जगह कुछ सीखने की है उन सेंटर्स को उन लोगों ने डिस्ट्रॉय करा। ये जो काम था ये तो आपके बेटा मुगल्स ने भी करा बाद में, ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना। कहते हैं सक्सेशन, यानी कि सक्सेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, जब उसके बाद कोई और जो है राजा बनता है तो वो कौन बनेगा, दैट इज कॉल्ड सक्सेसर। और जो ये प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं आपका सक्सेशन। कहते हैं जब वर ऑफन वॉयलेंट, कई बार क्या होता था जो सक्सेशन है ना ये वॉयलेंट होते थे, लड़ाई का रूप लेते थे। लड़ाई का रूप कैसे, मान लो अब यहाँ पर ये जो राजा था वो मर गया या उसको मार दिया, जो भी है वो मर गया। अब यहाँ पे इस राजा के दो बेटे हैं। किसी किसी डायनेस्टी में, मतलब किसी किसी टाइम पे ऐसा होता था कि वो लोग जो है लिखे जाते थे कि भाई हमारा जो बड़ा बेटा होगा वो जो है राजा बनेगा। अच्छा जी। लेकिन कई बार जब उन लोगों ने नहीं लिखा तो वो यहाँ पर ये लिखते थे कि जो भी इनमें से जीत जाएगा, वॉर करेंगे, जो बड़ा होगा, जो जीत जाएगा, जो ज्यादा पावरफुल होगा, जो ज्यादा कैपेबल होगा, उसको जो है राज्य मिलेगा। वो यहाँ पर उस टाइम पे क्या, अगर वो वाला क्लॉज लिखा हुआ है कि जो जीत जाएगा वो होगा, उस टाइम पे जो है वॉयलेंस होगा, लड़ाई होगी उन दोनों के बीच में, कोई ना कोई एक आदम मर जाएगा। उसके बाद जो जो बचेगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो जो है राजगद्दी पे आके बैठेगा। उसकी यहाँ पर बात करनी गई है। इवन इसके चक्कर में जो है क्या होता था, जो इवन पता है क्या, जो उनके मान लो अगर मैं हूँ फॉर सपोज, ठीक है, मुझे जो है अब इन दोनों को, मेरे बच्चे जो भी और मेरे बाद आने वाले, उन लोगों को ये पता है कि जब तक मैं नहीं मरूंगी तब तक इनको नहीं मिलेगा शासन। तो पहले तो दोनों मिल जाएंगे मुझे मारने के लिए कि पहले मैं मर जाऊं। अब जब मैं मर गई तो आपस में भिड़ेंगे, अब मैं आऊंगा और मैं आऊंगा, ये करेंगे। इसकी वजह से क्या था कि यूजुअली हमने माना गया, हमने जैसे एक एवरेज निकाला है कि जो दिल्ली सल्तनत में जो भी यहाँ पे किंग्स रहे हैं वो कितने टाइम पीरियड तक जो है एवरेजली अपने राज्य, अपने राजा बन पाए हैं, टिक पाए उस गद्दी पर। यूजुअली वो 8 से 9 साल ही टिक पाए। तो हमने एवरेज निकाला है कि वो 9 साल से ऊपर तो जो है ये लोग नहीं टिके हैं। जो राजा जो ही बने इस टाइम पे दिल्ली सल्तनत के, वो 9 साल से ऊपर नहीं टिके। तो वो आपको यहाँ पर बता रखा। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक कॉइन था, बेसिकली उसको मिंट करा गया था, उस पर छापा वगैरह गया था, जो जिसका इंस्क्रिप्शन यहाँ पे कहता है सिकंदर सैनी, या वो खुद को अलेक्जेंडर कहता था पर्शियन में। बेसिकली जो अलाउद्दीन खिलजी था ना वो खुद को सेकंड अलेक्जेंडर कहता था। वो क्यों कहता था यहाँ पे समझाऊंगी अभी कि अलाउद्दीन खिलजी, देखो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन था जो खुद को सेकंड अलेक्जेंडर कहता था। अब अलेक्जेंडर कौन था उसका जिक्र आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा हुआ है, और क्लास 7 में नहीं भी आप लोगों की ब्रिटिश कोर्स, तो आप लोगों ने क्लास 8 का जो ब्रिज कोर्स है वहां हम लोगों ने जिक्र करा हुआ है कि अलेक्जेंडर कौन था। समझ में आ गया जी। अच्छा, तो बेसिकली अगर वैसे बताऊं, अलेक्जेंडर कौन था, जो पूरा का पूरा ग्रीक एम्पायर था उसका, रोमन एम्पायर के बाद जो वही आया था, बहुत बड़ा एरिया जो उसका था, वही जो इंडिया के अंदर भी आया था। इंडिया के अंदर आकर जो पोरस नाम का एक वो था राजा, उससे जो उसकी लड़ाई भी हुई थी वहां पर, हालांकि उसको हरा दिया था। और वो मतलब बहुत बड़ा एरिया था अलेक्जेंडर के अंदर, इसलिए जो है अलाउद्दीन खिलजी था वो खुद को अलेक्जेंडर कहता था कि मैं सेकंड अलेक्जेंडर हूँ, उसके बाद इतना पावरफुल मैं ही हूँ, ऐसे करके वो खुद को कहता था। तो कहते हैं यहाँ पर क्यों कह रहा है, वो अपनी सक्सेस को दिखाने के लिए, वॉर में अपनी ब्रेवरी को, अपनी बहादुरता को दिखाने के लिए, बहादुरी को दिखाने के लिए बेसिकली, और लोगों को ये दिखाने में कि इतिहास के पन्नों में अलेक्जेंडर के बाद इतना बड़ा राजा जिसने इतना बड़ा एरिया जो है वो कॉन्क्वर करा, वो मैं हूँ, खासकर नॉर्थ का चाहे साउथ इंडिया का जो है मैंने कॉन्क्वर करा है। हालांकि हमने देखा था अभी खिलजी का तो जो है कुछ खास यहाँ पे नहीं रहा है, देखो यहाँ पे तुगलक का दिखा रहा है, खिलजी का आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो तुगलक का एम्पायर कितना बड़ा रहा है, खिलजी का तब भी इतना नहीं था, लेकिन तभी खिलजी वाला जो है अलाउद्दीन वो खुद को जो है सेकंड अलेक्जेंडर कहता था। आगे देखो नेक्स्ट बात करते हैं। एट द टर्न ऑफ जो 14th सेंचुरी आती है, यानी कि 1300 आता है बेसिकली आपका। अब देखो जब मैं बोलूं अर्ली 14th सेंचुरी मान लो, यानी कि हम 1300 से लेकर के बेसिकली 1330 से 1340 तक की बात कर रहे होते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ मिड, यानी कि हम 1350 से 60 की बात कर रहे होते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ लेटर 14th सेंचुरी, लेट 14th सेंचुरी, यानी कि हम 1360 से लेकर के 1400 तक की बात कर रहे होते हैं। ये बात समझ में आ गई। कहते हैं 14th सेंचुरी जब वहां पे आती है, अलाउद्दीन खिलजी जो है मिलिट्री कैंपेन्स वगैरह वो करता है नॉर्थ और साउथ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, जहां पे वो बहुत सारे चोरी वगैरह करता है, डकैती करता है। यहाँ पे उसी टाइम पे कहते हैं मंगोल फोर्सेस हमारे यहाँ पे आए थे, जिसको उसने अगेंस्ट किया था। देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है मंगोल फोर्सेस कितना ज्यादा फैले हुए हैं। ये इनका ये था कि इनको जो है धीरे धीरे करके इंडिया में भी एंटर करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है पिक्चर को देखकर कि मंगोल्स का यहाँ पर यह था कि इनको धीरे धीरे करके इंडिया में भी एंटर करना है, लेकिन इसको जो है आपके खिलजी ने रोका था। मंगोल के इन्वेजन को खिलजी ने, तुगलक ने काफी रोका था, और खिलजी के टाइम पे तो बहुत ही हुए थे। तो वही दिखा रखा है यहाँ पे। रिपेल का मतलब बेसिकली होता है फोर्स, यानी कि उसको भगा देना, उसको स्टॉप करना, उसको रोकना।
तो मंगोल के इन्वेजन को, मुगल नहीं कह रही हूँ बच्चा, मंगोल कह रही हूँ, मंगोल के इन्वेजन जो कि चाइना वाले पार्ट में थे प्रॉपर, तो थोड़े बहुत वेस्ट एशिया में थे, ये इस मंगोल के इन्वेजन को जो कि इंडिया में भी इन्वेट करना चाह रहा था, इसको जो आपके खिलजी ने रोका था। तो आप लोग को ये बात भी जरा थोड़ी सी याद रखना। समझ में आ गया जी? अच्छा आगे देखो, कहते हैं कि हिज स्लेव जनरल मलिक कुफूर, किसका, इसका जो आपका ये था खिलजी का, इसने जो है इस सल्तनत को बहुत आगे तक बढ़ाया था, साउथवर्ड तक काफी आगे तक लेकर गया था। हालांकि इसमें उसने कई सारे किंगडम जो है अपने रास्ते में और ऐड कर लिए थे, उनके जो वेल्थ है, पैसा को लूटा, यहाँ पर चोरी चकारी करी, और उस पैसे से ही उन्होंने सल्तनत में जो मिलिट्री बेस का काम है, बेसिकली जो मिलिट्री वर्क कर रहे हैं उसको पैसे देना, अमाउंट देना, जो भी है उसको जो है उसने उसी पैसों से, चोरी के पैसों से जो है मैनेज करा था। आगे भी कहा गया है पता है कि इन मुगल्स ने बेसिकली, सॉरी, जो सल्तनत है आपकी, इन्होंने चोरी चकारी करके जहां से इनको जो मिला उसी से अपना बेनिफिट लिया था, अपने काम करने, चाहे आर्मी को पे करना हो, चाहे अपने काम करने हो, उन्होंने इसी पैसे से जो है वो किया था। मिलिट्री को फीड उन लोगों ने इसी पैसे से किया था जो उन लोगों को चोरी करके मिले थे। इवन इन लोगों ने हिंदू के कई सेंटर्स, चाहे वो चिदम्बरम हो, चाहे मदुराई हो, श्रीरंगम हो, चाहे रामेश्वरम हो, यहाँ पर भी इन लोगों ने अटैक किया। हाँ, अब देखो ये जो आपका क्वेश्चन है कि कौन से रिसोर्सेज है जो लगते थे उस टाइम पे आर्मी को या वॉर वगैरह करने में, कौन से लगते थे रिसोर्सेज, आपको अपने ग्रुप्स में यहाँ पर डिस्कस करना है इसको, कौन से यहाँ पे कितने तरीके के एक्सपेंडिचर एंड खर्चे जो यहाँ पर होते थे, वेपन्स में क्या लग रहा है, खाने में क्या लग रहा है, वॉरफेयर में, रोड कंस्ट्रक्शन में। ये जो क्वेश्चन काफी लेंथी है, इसको हम तब कवर करेंगे जैसे हम लोगों ने लास्ट चैप्टर किया था, बिग क्वेश्चन और जो आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन हो रहे हैं उनके साथ। ठीक है जी। आप देखो यहाँ पे कहते हैं कुछ दशकों बाद, डिकेड्स का मतलब क्या होता है, दशक, यानी कि 10 साल, 10 इयर्स, कुछ सालों बाद जो है क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे आता है। पहले आप लोगों को पता है स्लेव थे, स्लेव डायनेस्टी सबसे पहले यहाँ पे, उसके अंदर आप लोगों को पता है घियासुद्दीन बलबन, रजिया सुल्तान, अर्ली टर्किश रूलर, उसके अंदर ये सब लोग आए थे। उस स्लेव डायनेस्टी के बाद आपकी आई खिलजी डायनेस्टी, जिसमें आपके बलबुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी वगैरह थे। उसके बाद जो है बेटा आपके आते हैं यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी, मोहम्मद बिन तुगलक जो है काफी उसमें इंपॉर्टेंट थे। वो जो यहाँ पे आते हैं और ये जो है दिल्ली में राज करते हैं, और जो कि दिल्ली सल्तनत की टेरिटरीज को हम लोगों ने देखा था कितना ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो खिलजी से इन लोगों ने काफी बढ़ाया था, खिलजी का इतना नहीं था। जो आपको लाइन वाला पार्ट है सारा का सारा, ये किसका, आपका तुगलक का है। तो देखो कितना इन लोगों ने अपने एरिया को बढ़ा दिया था और इसको एक्सपैंड ही किया था। कहते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द मौर्यन एम्पायर मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज नाउ अंडर वन रूलर। मौर्यन के एम्पायर के बाद, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, उनके बाद, क्योंकि वो सब जो आपको पता है एंशिएंट पीरियड का पार्ट है, मौर्यास, गुप्तास, वो सब, हर्षवर्धन, वो सब उस टाइम पे आते हैं। उसके बाद मेडिवल पीरियड की जो है शुरुआत है, हम लोगों ने क्या बोली है, शुरुआत इसकी कहां से होती है, मेडिवल पीरियड की 1200 से। ठीक है, क्योंकि 13th सेंचुरी से हुई है, तो 1200 से शुरुआत होती है, जो कि आपकी कहां से हुई है, दिल्ली सल्तनत से शुरुआत हुई है। इससे पहले आपके जो भी लाइक गुप्तास थे, मौर्यास थे, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, हर्षवर्धन आए, ये सब जो है एंशिएंट पीरियड का पार्ट थे। और इसके बाद मेडिवल के बाद जब आपके ब्रिटिशर्स आ जाएंगे 1600 के अराउंड, 1606 वगैरह में, यानी कि 17th सेंचुरी में, तब से जो हम मानेंगे कि हमारा मॉडर्न पीरियड जो है चला है। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, अब यहाँ पे अच्छा एक अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूंगी, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताओगे कि कौन थे वो जिन्होंने इस तरीके से हिस्ट्री को बांटा था कि एंशिएंट पीरियड ये है, मेडिवल पीरियड ये है और मॉडर्न पीरियड ये है। ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है जी। अब देखो कह रहे हैं कि मौर्यास के बाद, यानी कि अशोका जिसमें काफी इंपॉर्टेंट रूलर थे, उसके बाद पहली बार तुगलक के टाइम पे ऐसा हुआ था कि पूरा का पूरा जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट था वो एक ही रूलर के अंडर था। हम लोगों ने मैप में देख लिया। ऑल दो ये जो डोमिनेंस थी सिग्निफिकेंट थी, लेकिन ये शॉर्ट टर्म तक था, ये जरा लॉन्ग टर्म तक जो है तुगलक का नहीं चल पाया, क्योंकि इन्होंने कुछ गड़बड़ यहाँ पर जो है कर दी थी। कहते हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, इसकी बहुत ज्यादा ही एम्बिशियस स्कीम थी, यानी कि बहुत अपने एरिया को और बढ़ाने वाली, बहुत एमोफुल जो है इसकी यहाँ पर थी, लेकिन इसको जो है बहुत जल्दी इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। क्या हुआ था वो देखो, मतलब इसने ऐसी कौन सी गलती करी थी, बेसिकली आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, कौन सी गलती तुगलक से हुई थी जिसकी वजह से जो तुगलक का इतना बड़ा रीजन था वो जो है बहुत शॉर्ट लिव था, वो लॉन्ग टर्म तक जो है वो नहीं चल पाया। तो उसने ऐसा क्या किया था? पहली बात, आप लोगों को पता है इस टाइम उनकी कैपिटल थी दिल्ली। दिल्ली की कैपिटल, दिल्ली को जो है कैपिटल से हटाकर इन्होंने जो है अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया दौलताबाद में। यानी कैपिटल जो है इन लोगों ने क्या करा बेटा, आपका दिल्ली में जो है पहले की कैपिटल थी, यानी कि ये जो है पहले कैपिटल इनकी थी, उन्होंने यहां से जो है शिफ्ट कर लिया दौलताबाद में, काफी साउथ में आ गए।
इन लोगों ने अपने कैपिटल को जो है वो शिफ्ट कर लिया। किसने? तुगलक ने। उन लोगों को लगा कि ये जो है ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर हम यहाँ पे दिल्ली की जगह अगर हम दौलताबाद में आ जाते हैं तो हम साउथ में भी कंट्रोल कर पाएंगे, साउथ के रीजन तक जो है पहुंच पाएंगे, यहाँ तक ट्रेड कर पाएंगे, पैसे कमा पाएंगे। उसने ये सोचा। हालांकि ये जो है सही साबित नहीं हो पाया। इसको जो है उस टाइम पे देवागरी भी कहते थे, आज के टाइम पे संभाजी नगर कहते हैं। पर है क्योंकि उसने सोचा था कि ये जो है ज्यादा सेंट्रल लोकेशन होगी, ज्यादा बीच का होगा और इससे हम एम्पायर पे ज्यादा अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे, ट्रेड जो है अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे। कहते हैं लोगों को यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कैपिटल से लोग वापस आते हैं, तो कैपिटल से जो है लोगों को फोर्स करा गया कम से कम 1000 किलोमीटर उनको जो है चलने के लिए। वहां से अब दिल्ली से आप लोग शिफ्ट होकर अब दौलताबाद की तरफ आ जाओ। 1000 किलोमीटर जो है कम से कम जो है लोग यहाँ पर आते हैं। जब आते हैं तो उसको समझ में आता है कि नहीं, यहाँ पे तो जो है और खराब हो गया है। यहाँ आके ना तो अच्छा कंट्रोल हो पा रहा है, ना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है, ना ट्रेड कंट्रोल है, ना मैं पूरे एम्पायर पे ध्यान रख पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद जो उसका प्लान मिसफायर होता है, बैकफायर होता है बेसिकली, और वो दोबारा से अपनी कैपिटल को शिफ्ट करता है दिल्ली में। तो जब आप सोचो अगर दिल्ली ऐसे ट्रांसफर कर रहा है बार बार कैपिटल का, कभी दिल्ली में था फिर दौलताबाद में आ गया, फिर दोबारा से जो है शिफ्ट होकर उसने कहा कि नहीं नहीं भैया यहाँ पे नहीं हो पा रहा, यहाँ से आप लोग चलो, तो हम दोबारा से दौलताबाद से शिफ्ट करके दिल्ली की तरफ चलते हैं। इससे क्या हुआ, जो ट्रांसफर हुआ इससे लाइफ का बहुत लॉस हुआ, काफी पैसों का लॉस हुआ, इकोनॉमिक लॉस हुआ। ये यहाँ पर हुआ। एक यहाँ पे दूसरी बात तो फर्स्ट गलती इसने ये करी कि इसने कैपिटल को जो है शिफ्ट कर लिया फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद एंड अगेन फ्रॉम दौलताबाद टू दिल्ली। इससे जो है काफी लॉस ऑफ लाइफ हुआ, लॉस ऑफ इकोनॉमी, लॉस ऑफ अमाउंट हुआ। सेकंड काम जो उसने क्या गलत क्या करा, उसने इंट्रोड्यूस करी बेटा टोकन करेंसी। अब इसका मतलब क्या होता है मैम, जैसे आज के हमारे पास पेपर करेंसी नोट्स होते हैं, ऐसे उस टाइम पे करेंसी हुआ करती थी। अब उसने उस करेंसी जो करेंसी थी उसको जो उसने कहा कि टोकन करेंसी है और इसकी जो वैल्यू होगी वो गोल्ड कॉइन्स या सिल्वर कॉइन्स की जितनी होगी। अच्छा, नॉर्मल टोकन करेंसी की वैल्यू आपने इतनी बढ़ा दी कि आपने कहा कि गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन के बराबर की इसकी वैल्यू होगी। अब क्या था उसमें दिक्कत, वहां पे भी नहीं हुई, दिक्कत यहाँ पर हुई कि जब ये जो गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स थे, बेसिकली ये जो टोकन करेंसी थी, इसको काउंटरफीट करना यानी कि इसको अपने घर में कॉपी करना, इसको फेक कॉइन्स बनाना बहुत आसान हो गया था। अब सोचो जब पूरे के पूरे टेरिटरी में, पूरे के पूरे एरिया में इतने महंगे महंगे कॉइन्स का इतना फ्लो बढ़ जाए, सप्लाई जो है इतनी बढ़ गई उसकी उन कॉइन्स की, क्योंकि हर एक इंसान जो है उन कॉइन्स को अपने घर में फेक बनाने लग गया। इतने जो है फेक कॉइन्स बन गए कि जो बाहर के ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, जो लोग यहाँ पर आए, उन लोगों ने इस कॉइन को एज एक्चुअल करेंसी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि उन लोगों को पता है इसके काउंटरफिट यानी कि इसकी कॉपीज जो है, फेक कॉपीज, फेक कॉइन्स जो है वो बहुत बन रहे। उन लोगों ने जो इसको मना कर दिया एक्सेप्ट करने से। अब जब ये मना कर दिया जो ट्रेडर्स वगैरह ने, मर्चेंट्स वगैरह ने, इससे जो इकोनॉमी उनकी बहुत ज्यादा ही डिक्लाइन हो गई, किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा, इनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं आया, पैसे नहीं आए, सब कुछ काम खराब हो गया। तो ये दो रीजंस आपके रहे किस वजह से जो तुगलक का किंगडम था वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाया। पहली बात कैपिटल का शिफ्ट करना, और दूसरी बात टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस करना, बिकॉज उसको काउंटरफीट करना घरों में बहुत आसान था। ये आपको दिखा रखा है मोहम्मद बिन तुगलक किस तरह की 19th सेंचुरी की पेंटिंग में अपने यहाँ बैठे हुए हैं। ये रहे आसपास जो और लोग यहाँ पर है, तो कोड दिखा रखा है बेसिकली इनका। ये बात समझ में आ गया, आई होप आप लोगों को कि क्यों इनका डिक्लाइन, मतलब बेसिकली तुगलक का यहाँ पे डिक्लाइन क्यों हुआ। आगे देखो बात कर रहे हैं द सुल्तान एंड देयर कोर्ट। सुल्तान था, और सुल्तान थे मतलब बेसिकली जो पांचों के पांचों रहे हैं, एंड उनके जो कोर्ट के एलिट थे, एलिट यानी कि जो अच्छे खासे हाई पोस्ट के मेंबर्स होते हैं, ये जो लोग थे वो लग्जूरियस प्लेसेस में रहते थे, चाहे वो अच्छे खासे बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनते थे, ज्वेलरी पहनते थे, बढ़िया खाना खाते थे। और ये वेल्थ कहां से आ रही थी, आप लोगों को पता है कि जो मिलिट्री कैंपेन करके इन लोगों ने चोरी चकारी करी थी, पैसे या जो सामान चुराया था बेसिकली, जो लोगों पे इन लोगों ने टैक्स लगाया था, अलग अलग रीजन को कॉन्क्वेयर करा था, वहां से टैक्स लेते थे और स्लेव ट्रेड तक में एंगेज हो गए थे। स्लेव ट्रेड का मतलब क्या होता है, जो हम किसी और कंट्री से यहाँ पे लोगों को उठाते हैं, वहां पे जो अपने यहाँ या किसी और कंट्री पे इनको सेल कर देते हैं काम करने के लिए। तो फ्री लेबर जो बेसिकली इनको मिल जाती थी, जो कि सेंट्रल एशिया के अलग अलग पार्ट्स में जाती थी, वहां पे इनको सेल करते थे कि इंडिया से जो है लोगों को यहाँ पे उठाया और इनको सेंट्रल एशिया में सेल कर दिया यहाँ से। तो अगर पूछा जाए कि सुल्तान के पास पैसा कहां से आता था, तो सुल्तान के पास, सल्तनत के पास पैसा कहां से आता है, पहली बात मिलिट्री कैंपेन से प्लंडरिंग करके, दूसरी बात लोगों पे टैक्सेस लगा के, तीसरी बात जो ये स्लेव ट्रेड में एंगेज हो गए थे, स्लेव ट्रेड में लोगों को सेल करके, इन सब चीजों से इनके पास पैसा आ रहा था। कहते हैं लेकिन प्लंडर
इन टर्न अफेक्टेड ट्रेड नेटवर्क, जो लोगों ने चोरी चकारी वगैरह करी उन सब चीजों से ट्रेड के नेटवर्क जो है अफेक्ट हुए, और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी जो है काफी इम्पैक्ट हुआ था उससे। और इस पीरियड में हम देखते हैं बहुत से जो कुछ इमेजेस थी, आइडल्स वगैरह थे, उन सबको जो अटैक करा गया था, चाहे बुद्धिस्ट की हो, चाहे जैन के हो, चाहे हिंदूज के टेम्पल्स हो। एंड इवन कहते हैं सच डिस्ट्रक्शन वाज मोटिवेटेड नॉट जस्ट बाय प्लंडर बट ऑल्सो बाय आइकनोक्लाज्म। आइकनोक्लाज्म का मतलब क्या होता है, जब हम फॉर सपोज किसी और का आइडियल है, आइडल का मतलब आइडियल पर्सन नहीं, आइडल का मतलब बेसिकली होता है मूर्ति हो गई, मान लो कोई इमेज है यहाँ पर उनकी, कोई चीज है, मान लो शिव जी रखे हुए हमारे, तो शिव जी की मूर्ति है वो, तो वो आइडल है। आइडल, IDOL, इमेज है, आइडल है, मूर्ति है, ग्रह है, दैट इज कॉल्ड। समझ में आया आपको? वहां पर कह रहे थे, यहाँ पर उनका यह था कि नहीं ये बेकार है, नहीं माना, क्योंकि मुस्लिम सारे के सारे उन लोगों के लिए हमारे जो बुद्धिस्ट के, जैन्स के, हिंदू के वो सबसे टेम्पल्स वगैरह थे, हमारे आइडल्स थे, हमारी इमेजेस थी, हमारी मूर्ति थी, उन सबको इन लोगों ने डिस्ट्रॉय करा था। ये भी इनका वो रहा था टाइम पीरियड। देखो यहाँ पे आपसे एक सिंपल सी बात यहाँ पे कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो इमेज टर्म है, हम इमेज वर्ड की जगह यहाँ पर हम कुछ कॉमन टर्म जैसे कि आइडल या आइकन टर्म यहाँ पर क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब हम इमेज टर्म यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं आइडल और आइकन की जगह? कहते हैं क्योंकि जो कि आइडल और आइकन जो जगह है, मतलब जो बेसिकली क्या बोल रही हूँ यार मैं, हम इमेज टर्म क्यों यूज कर रहे हैं आइडल और आइकन की जगह? आइडल या आइकन जो वर्ड है आपकी, बेसिकली इसको पेजोरेटिव मानते हैं, बेसिकली डिसअप्रूव मानते हैं जुडाइज्म के उसमें, जो आपको ऊपर होता है लाइक वेस्टर्न वाले पार्ट में, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम वगैरह में, यहाँ पे इन वाले टर्म्स को हम सही नहीं मानते हैं, डिसअप्रूव करते हैं इसलिए। और बेसिकली खासकर जो आपके ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस हैं, ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस का मतलब क्या होता है, ऐसे सेक्शंस, ऐसे लोग जो कि काफी रूढ़िवादी धारणा रखते हैं, बहुत पुराने सोच के लोग हैं, ऐसे लोग हैं यहाँ पर, तो वो जो आइडोलेटरी को बुराई भलाई भी करते हैं उसकी, कि क्या ये लोग जो है आइडल की पूजा करते हैं, क्या आइकन्स लेते हैं, क्या सिंबल्स है उनकी पूजा करने लग जाते हैं, वो जो है इस चीज की बहुत बुराई करते हैं, उसको अच्छा नहीं मानते हैं बेसिकली। कहते हैं इंडिया के टेक्स्ट में आप लोगों ने कुछ ऐसे वर्ड्स, हम लोगों ने ऑब्वियसली बात सुने हैं, रूप सुना है, मूर्ति सुना है, विग्रह सुना है, प्रतिमा, उनकी प्रतिमा है, हमने ये वर्ड ऑब्वियसली बात सुने हैं, कुछ इमेजेस को डेजिग्नेट करने के लिए, स्टेचूज को वर्शिप करने के लिए, चाहे घर में हो चाहे मंदिर में हो, तो ये जो है बहुत नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे कह रहे हैं सम ऑफ द सुल्तान ऑल्सो इम्पोज, अब देखो इन पांचों में से जो कुछ यहाँ पे सुल्तान रहे थे, इनमें से कईयों ने जो है इम्पोज करा था जिजिया। जिजिया एक ऐसा टैक्स था जो कि जो भी पर्सन उनकी टेरिटरी में नॉन मुस्लिम लोग हैं, उनसे वो एक स्पेशल टैक्स लेते थे विच वॉज कॉल्ड जिजिया। ये बात समझ में आई? क्योंकि मुस्लिम का एम्पायर है, पांचों के सब मुस्लिम यहाँ पे रहे, इन मुस्लिम्स के अंदर अब जो भी यहाँ पे नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो यहाँ पर टेरिटरी में रह रही है, उनसे एक स्पेशल टैक्स लेना विच वॉज कॉल्ड जिजिया, दैट इज कॉल्ड आपका जिजिया, मतलब बेसिकली स्पेशल टैक्स लेना नॉन मुस्लिम लोगों से, उसे हमने कहा था जिजिया। जिस टैक्स से हम या तो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये हम टैक्स ले क्यों रहे हैं, ताकि हम उनको अपने देश से, अपने टेरिटरी से बाहर ना निकालें, उनको मिलिट्री सर्विसेज में इंक्लूड ना करें, इसके लिए जो है टैक्स लिया जाता था। और ये टैक्स कौन ले रहा था? मुस्लिम डायनेस्टीज जो भी थी फॉरेन वाली, ये, और ले किससे रही थी? जो नॉन मुस्लिम की पॉपुलेशन थी, जो उनकी टेरिटरी के अंदर रह रही थी, उनकी बातों को सुन रही थी, उनके सब्जेक्ट्स थी बेसिकली। सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं सब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा हुआ, सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो उसके अंडर है यहाँ पर, तो वो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन से जो है ये टैक्स लेते थे ये लोग, विच वॉज कॉल्ड आपका जिजिया। कहते हैं इन प्रैक्टिस में डिपेंडिंग अपॉन द रूलर, बहुत पसीने भी आते रहते हैं बोलते बोलते, कहते हैं इन प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस में हम देखोगे, डिपेंडिंग ऑन द रूलर दिस डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स वुड बी अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक बर्डन। अब देखो ऑब्वियसली बात है, जो यहाँ पे रूलर होगा, जो राज कर रहा है, बिकॉज कुछ सुल्तान ने किया था ये जिजिया, सबने इम्पोज नहीं करा था नॉन मुस्लिम्स पे, लेकिन अब देखो ऑब्वियसली बात है, पब्लिक ह्यूमिलिएशन है, इकोनॉमिक बर्डन है ये लोगों पे, हम लोगों से फालतू का टैक्स लिया जा रहा है बिकॉज जस्ट बिकॉज हम मुस्लिम्स नहीं है, तो गलत बात है ये। और इस चीज ने उनको एक, मैं कहूंगी, एडवांटेज दिया, एक इंसेंटिव प्रोवाइड करा, चाहे फाइनेंशियल रूप से, फाइनेंशियल इंसेंटिव भी है उनके लिए, अगर वो लोग नॉन मुस्लिम है तो उनको पैसा देंगे। अब यहाँ पे देखो सोशल इंसेंटिव क्या था, कि अगर तुम लोग ये चाहते हो कि तुमको ये पैसा ना देना पड़े, ये टैक्स ना देना पड़े, तो तुम लोग इस्लाम को अपना लो, तुम लोग क्या करो, इस्लाम को। इसलिए मैंने बार बार बोला कि जो दिल्ली सल्तनत थी, उनका आने का एक तो रीजन जो है, ये तो यहाँ पर था कि हाँ जी भैया उनको अपने टेरिटरी को बड़ा करना था, प्लंडरिंग करनी थी, लेकिन एक जो है कहीं ना कहीं उनका रीजन ये भी था कि उनको अपने रिलीजन को बड़ा करना था, उनको अपने रिलीजन को फैलाना था, ताकि बहुत ज्यादा लोग जो उसको कन्वर्ट कर सके, उसको अपना सके, उसको एक्सेप्ट कर सके, कन्वर्ट करके। ऑब्वियसली बात है, ये चाहे वो जुडाइज्म से करें, चाहे वो क्रिश्चियनिटी से करें, चाहे बुद्धिस्ट यहाँ पे करें, चाहे जैन्स करें, चाहे हिंदूज करें, ये सब जो है इन सब से जिजिया का टैक्स लेते थे कुछ जो आपके ये यहाँ पे सल्तनत वाले लोग थे, ताकि ये जो सब लोग हैं, एक तो इनको फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा, इंसेंटिव का मतलब क्या हो रहा है, कुछ इनको एक्स्ट्रा मिल रहा है कुछ, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा, पैसे वाला इंसेंटिव, कि जो ये लोग हैं नॉन मुस्लिम है वो इनको टैक्स पे करेंगे,
या अगर तुम लोग चाहते हो कि टैक्स पे ना करो तो हमको फिर तुम लोग दोगे सोशल इंसेंटिव, जिसमें तुम लोग अपने रिलीजन को हटाकर हमारे इस्लाम में कन्वर्जन कर लोगे। ये बात समझ में आ गई जी। कहते हैं जब 14th सेंचुरी का एंड आता है धीरे धीरे करके, मैं कहूंगी 1370 आया, 1380 आया, 1390 आया, तो वो जो है टाइम पीरियड यहाँ पे रहेगा। उसमें तिमूर एक मंगोल का कॉन्करर था बेसिकली, वो सेंट्रल एशिया से आता है। मैंने कहा मंगोल भी यहाँ पे आ रहे थे और मंगोल को जो है तुगलक ने, खिलजी ने काफी रोका, खिलजी ने जो है बहुत रोका था, हमने देखा थोड़ी देर पहले, लेकिन तुगलक जो उसको नहीं रोक पाए थे इस टाइम पे। ये यहाँ पर हुआ था इस टाइम पे कि जब यहाँ पर ये थे तो यहाँ पे जो है काफी एक मंगोल कॉन्क्वेरर है जो नेम तिमूर, वो जो है आता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आते हैं और बहुत अटैक जो है दिल्ली पर वो बेसिकली वो करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत अच्छी खासा शहर जो दिल्ली को मानते थे। इवन उन्होंने अपने मेमोइर्स वगैरह में जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनमें लिखा भी था, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, उन्होंने अपने मेमोइर वगैरह में लिखा भी था कि ये तिमूर का यहाँ पर आना ये टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव है, यानी कि दो तरफा दो ऑब्जेक्टिव थे इसके। पहली बात, एक तो वॉर करना इनफाइडल्स के साथ। इनफाइडल्स का मतलब क्या होता है, वो इंसान जो आपके थ्योरी को रिजेक्ट कर रहा है, यानी कि जो आपके रिलीजन को नहीं अपना रहा है बेसिकली, या जो आपकी बात नहीं मान रहा है, आपके जैसा उसका सेम रिलीजन नहीं है, आपके जैसा आपके वाला सेम वो फेथ नहीं है, सेम बिलीफ नहीं है उसका, तो वो आपका इनफाइडल। उन लोगों से जो है लड़ाई करना। और दूसरा यहाँ पर था कि जो भी इन लोगों के पास जो पैसा है, वेल्थ है, जो पैसा उसको चोरी करना, लड़ना और चोरी करना, लड़ना और चोरी करना, ये जो इनका मेन यहाँ पे काम था। जब दिल्ली में तिमूर आया था तो इसने बहुत ज्यादा अटैक करा, काफी लोग वहां पे मर गए, कई लोगों को वहां से स्लेव बना के ले गया था, और ये सिटी यहाँ पर बहुत तहस नहस जो इस एरिया को यहाँ पर कर गया था। या तो तिमूर जो है, लेकिन बाद में जो है अच्छा खासा चोरी चकारी करके यहाँ से चला गया था, लेकिन बहुत अपने पीछे जो है केओस, शोर शराबा, बहुत नॉइस या बहुत दिक प्रॉब्लम्स यहाँ पर जो है छोड़ के चला गया था। इवन इसके जाने के बाद जो है लोधी यहाँ पर आते हैं और ये लास्ट डायनेस्टी होती है आपकी दिल्ली सल्तनत की। उसके बाद जो टेरिटरी है बहुत श्रंक कर जाती है, सब कुछ यहाँ पे खराब होता है, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग किंगडम से रेसिस्टेंस आता है, यानी कि रोकते हैं लोग इसको इंडिया के अंदर ही। तो लोधी जो है, लोधी वाज द लास्ट डायनेस्टी थी आपके दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो इसमें कौन कौन आया आपके दिल्ली सल्तनत में? सबसे पहले आपके ममलुक यानी कि स्लेव डायनेस्टी आती है, जिसके अंदर गियासुद्दीन बलबन, रजिया सुल्तान, ये सब लोग, अली टर्किश रूलर्स वगैरह। इसके बाद जो आपकी आती है इसके अंदर विच वन, कौन सी? खिलजी आती है के, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे आते हैं तुगलक, फिर आपके आते हैं बेटा आपके सैयद, और लास्ट में आपके आती है बेटा लोधी डायनेस्टी। इसके बाद जो आपका होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें बाबर जो है इनसे लड़ते हैं लोधी से, और यहाँ पे जो शुरुआत होती है आपके मुगल एम्पर की। अभी आगे रह गया। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं रेसिस्टेंस। यहाँ पे क्या रुकावट, किस चीज ने रोका, कैसे खत्म हुआ आपका, या क्या चीज रुकावट बनी दिल्ली सल्तनत के लिए? पहली बात, या मतलब किस किस ने अपने एरिया के अंडर इनको नहीं आने दिया, कहाँ कहाँ पे इनका एम्पायर जो है वो किंगडम जो है टेरिटरी नहीं पहुंच पाई, किसने इसको रेसिस्ट करा, इनको रोका, इनको स्टॉप करा? पहली बात हम देख रहे हैं, सबसे पहला वो काम करा था पूरे के पूरे रूल में दिल्ली सल्तनत के, उन्होंने रेसिस्टेंस जो है उनको अलग अलग क्वार्टर से मिली थी, अलग अलग रीजन से, अलग अलग एरियाज से उनको जो रेसिस्टेंस मिल रही थी। वो लोग जो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनको आने नहीं दे रहे थे यहाँ पे। लेकिन फिर भी मैनी किंगडम्स फेल्ड इनटू इट्स नेट, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो किंगडम थे वो उनके जाल में जो है फंसते चले गए। लेकिन ये अपने जाल में जो ईस्टर्न गंगा किंगडम था, जो हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, जो ये वाला किंगडम था आपका, ऊपर हम लोगों ने देखा था ना ईस्टर्न गंगा किंगडम, जो कि नरसिम्ह देव के अंडर था, उड़ीसा वाला, बांग्लादेश, सॉरी वेस्ट बंगाल वाला जो पार्ट था आपका, दैट वाज, जो आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, तो वेस्ट बंगाल आ रहा है, उड़ीसा आ रहा है, आंध्र प्रदेश आ रहा है आज का, ये जो है पार्ट उस टाइम पे था, ये जो है इनके अंडर नहीं आ पाया। और इसके साथ साथ जो आपकी दिख रही है आपको ये ऑरेंज वाली होसाला टेरिटरी, जो 1300 के आसपास थे, ये भी जो है इनके अंडर नहीं आ पाई। तो ये जो है दो बहुत बड़े रीजन रहे जो कि इनके कंट्रोल में, इनके अंडर जो है वो इनके सब्जेक्ट नहीं बन पाए, इनके अंडर नहीं आ पाए। ये जो ईस्टर्न गंगा किंगडम था उस टाइम पे मतलब कलिंगा का था। कलिंगा बेसिकली इस रीजन को, जो उड़ीसा का रीजन है, इससे हम बोलते थे कलिंगा, ठीक है। अब जो कि आज का उड़ीसा है, बंगाल है और आंध्र प्रदेश वाला पार्ट था। तो ये जो अब इस टाइम पे यहाँ पे इनके एक रूलर थे जिसका नाम था नरसिंह देव वन, इसको कई जगहों पे नरसिंह भी बोलते हैं, नरसिंह देव। तो ये जो है अपने मिलिट्री की स्ट्रेंथ के लिए, अपने कल्चरल की ब्रिलियंस के लिए, कल्चर जो है इनका बहुत अच्छा है, इनके मिलिट्री में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत ताकतवर है, बहुत पावरफुल है, जो इन्होंने अपने किंगडम को दी थी, इसके लिए बहुत जाने जाते थे। और इस वजह से ही था कि ये जो किंगडम था ये इनके अंडर नहीं आ पाया था, किसके अंडर? दिल्ली सल्तनत के अंडर।
कहते हैं अपार्ट फ्रॉम रिपेयरिंग मल्टीपल इनरोड्स ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे लोग आए थे, अलग रास्ते यहाँ पर थे, सबको जो है इन्होंने रोका था। दिल्ली सल्तनत के अलग अलग लोगों को इन्होंने रोका था, लेकिन और साथ साथ इसके अलग जो उनका एक एम्पर था, गवर्नर था बेसिकली दिल्ली सल्तनत का, जो कि बंगाल में था, उसको इन लोगों ने इससे हरा भी दिया था। यानी कि नरसिंह देव ने क्या करा था, दिल्ली सल्तनत के कई लोगों को रोका भी था, और इवन जो बंगाल में इनका गवर्नर रह रहा था दिल्ली सल्तनत का, इसको इसने हरा भी दिया था। पार्टली थोड़ा बहुत हम मान सकते हैं कि कमेमोरेट करने के लिए, अपनी आजादी को, अपनी विक्ट्री को, बेसिकली अपनी जीत को लिखवाने के लिए कहीं ना कहीं, उसके लिए इन्होंने सूर्य टेम्पल विच इज कॉल्ड सन टेम्पल कोणार्क में बनाया हुआ है, जो कि आज का उड़ीसा में आप लोगों को दिख रहा है पिक्चर में, विच इज वेरी 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 ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा है ये, इसमें कुछ चक्र लगे हुए हैं, घोड़े वगैरह हैं, यहाँ पे रथ की तरह दिखता है ये दूर से, बहुत सुंदर टेम्पल यहाँ पर है। तो इन्होंने जो है यहाँ पर अपनी विक्ट्री को, अपनी जीत को जो है लिखवाया भी था। आगे देखो, बात कर रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ तुगलक, जब तुगलक का यहाँ पे टाइम था, उस टाइम पे मुसुनुरी नायक एक तेलुगु के चीफशन थे, बेसिकली काफी जाने माने। ये जो है कहते हैं कई सारे 75 और चीफशंस के साथ जो आए थे, इन्होंने कॉन्फेडरेसी फॉर्म करी थी, जिसने छोटे छोटे प्रोविंसेस को हराया भी था, और इन्होंने एक कॉन्फेडरेसी बनाई थी जिसने दिल्ली सल्तनत की फोर्सेस को हरा दिया था। बेसिकली तुगलक के टाइम पे ऐसा हुआ था कि ये जो नायक है, जो कि तेलुगु से आए थे, तेलुगु के चीफशन है, बेसिकली अपने साथ 75 और लोगों को लेकर आए थे, और इन्होंने जो है दिल्ली सल्तनत की फोर्सेस को हरा दिया था, और मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी को वरंगल से, जो कि आज का तेलंगाना वाला पार्ट है, इनको भगा दिया था, वहां से इनको भगा दिया था। 1300 के आसपास जो है हुआ है। क्या आपको लगता है कि इजी टास्क रहा होगा 75 लीडर्स को एक साथ लेकर आना? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बात करते हैं, वी मेंशन अर्लियर अलाउद्दीन पुश टू द साउथ। हमने देखा था कि अलाउद्दीन जो है वो सेंट्रल पार्ट में जाने की कोशिश कर रहा था, उसने ईस्ट वाले पार्ट में और होसाला के पार्ट में भी गया था। तो उस टाइम पे जो है जो होसाला यहाँ पर था, जो कि सदर्न इंडिया वाले पार्ट में थे, हम लोगों ने पिक्चर में देख लिया है, जो कि आज कर्नाटक वाला पार्ट है, यहाँ पे भी इन लोगों ने अटैक किया था, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के अटैक हुए थे, लेकिन ये जो है अपना अलग इंडिपेंडेंट किंगडम जो है होसाला वाला वो रहा था। हाँ, हालांकि वो बात अलग है, बाद में बार बार अटैक होते रहे, उसमें कुछ इंटरनल अंदर होसाला में कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही है। इसके बाद जो किंगडम था होसाला वाला, ये मिड 14th सेंचुरी यानी कि 1350 के आसपास जो है ये एब्जॉर्ब हो गया था, डिक्लाइन हो गया था, और बाद में जो है विजयनगर के एम्पायर में आके जुड़ गया था। यानी कि जो होसाला वाला था ये दिल्ली सल्तनत के अंदर नहीं आया था, लेकिन बाद में विजय एम्पायर, क्योंकि इसमें कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुए, बार बार अटैक हुआ यहाँ पर, इसकी वजह से डिक्लाइन हो गया, इसका जो प्रभाव था वो कम हो गया, और बाद में विजयनगर के एम्पायर में आके एड ऑन हो गया था। ये आपको दिखा रखा है, ये होसाला का स्कल्पचर है बेसिकली, जहां पे दिखा रहा है कि आप लोग, इन्होंने मैग्निफिसेंट बहुत बड़े बड़े इन लोगों ने भी टेम्पल्स बनाए हैं, बेलूर के, हेराबेदू, कुछ इन सिटीज में। अच्छा, एक बात याद रखना कि जो आपके साउथ वाला इंडिया वाला पार्ट है ना, खासकर ये वाला पार्ट स्पेशली, यहाँ पे क्या हुआ है ना, ये इस वाले पार्ट में आपके बाद में देखोगे आप चोलास, चेरास, पांड्यास भी आएंगे। इस वाले पार्ट में जो भी यहाँ पे लोग रहे हैं ना, काफी एफिशिएंट रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट में, आर्किटेक्चर में, टेम्पल्स बिल्डिंग में, फाइन आर्किटेक्चर, मतलब सब में बहुत अच्छे यहाँ पे जो भी किंगडम यहाँ रहे, बेसिकली यहाँ पर रहे हैं वो। अब पता नहीं उनको वरदान था कोई या कुछ पावर थी उनके पास उस टाइम पर, लेकिन साउथ वाले किंगडम तक मुगल्स भी नहीं पहुंच पाए थे, एक्सट्रीम साउथ वाले आपके चोलास, चेरास वगैरह, आगे देखोगे आप लोग, ये जो तुगलक था ये भी नहीं पहुंच पाया था यहाँ तक, कुछ तो यहाँ पर था। ठीक है, और यहाँ पे टेम्पल्स जो इन लोगों ने बहुत अच्छे बनाए, जो भी यहाँ पे किंग आया उसने यहाँ पे टेम्पल्स बहुत सुंदर बनाए, बहुत फाइन आर्किटेक्चर के स्कल्पचर्स जो है उन लोगों ने बनाए थे। कहते हैं कि जो 2.9 फिगर में आप लोगों को दिख रहा है ये स्कल्पचर, यहाँ पे दिखाता है स्टोरी होसाला के एम्बलम की। कन्नड़ का फोकलोर रिकाउंट्स द स्टोरी ऑफ असला, अ यंग मैन हु फॉट अ लायन टू सेव हिज गुरु, गिविंग डायनेस्टी इट्स नेम होए स्ट्राइक साला। बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये नाम यहाँ पे इसी से आया था, क्योंकि कन्नड़ का जो एक फोकलोर था, बेसिकली एक पर्सन था वहां पे, फोकलोर जो डांस वगैरह होते हैं ना, तो उसमें बता रहे हैं कि उसमें यहाँ पे एक स्टोरी यहाँ पे लिखी हुई है। एक यहाँ पे साला था, साला एक यंग मैन था जिसने लायन से यानी कि शेर से लड़ा था वो अपने गुरु को बचाने के लिए, तभी जो है इस डायनेस्टी को इसका नाम मिला था हो, यानी कि स्ट्राइक करी उसने, और किसको बचाने, किसने करी, साला ने करी, तो यहाँ पे नाम पड़ा था इसका, यहाँ पे होए साला, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जस्ट एम ही फालतू का है। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं, लास्ट पॉइंट आपका है, दिल्ली सल्तनत ने कुछ रिबेलियंस वगैरह, कुछ लड़ाई वगैरह जो है, और भी उन्हीं सल्तनत के अंदर जो कुछ रीजनल सल्तनत होती है, मान लो ये एक बड़ा एम्पर है, बड़ा एम्पायर है किंगडम के इनका, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे रीजन है यहाँ पर, इसमें उन लोगों को अगर लगता है ना, इन रीजन के जो किंग होते हैं, सुल्तान होते हैं, अगर इनको लगता है कि जो हमारा ऊपर बैठा हुआ है उसकी पावर कम होती जा रही है, तो ये भी जो है अलग अलग अपने रिबेलियंस वगैरह, रिवोल्ट वगैरह जो है लॉन्च करते हैं। कहते हैं यहाँ पे इसने इनसे भी मैं कहूंगी रिबेलियन वगैरह जो है फेस करे। जैसे एग्जांपल के लिए देखोगे, मिड 14th सेंचुरी में बहामानी सल्तनत आई थी,
यहाँ पे इन लोगों ने करा, ये काफी डेक्कन वाले एरिया को, यानी कि जो साउथ वाला रीजन है, इसको इन लोगों ने कंट्रोल भी किया था। जो पावरफुल सल्तनत थी वो यहाँ पे गुजरात में, बंगाल में, कुछ और रीजन्स में भी यहाँ पे इमर्ज हुई थी, जिसने अलायंसेस का इंटरप्ले था। अलायंसेस मतलब गठबंधन इन लोगों ने फॉर्म किया था, इन दो किंगडम ने, किंग्स ने हाथ मिलाया कि हम जो है हाथ मिलाते हैं और हम उसको हराएंगे जो हमारे ऊपर बैठा हुआ है। इन कुछ रीजंस की वजह से दिल्ली सल्तनत में जो है बार बार रीजनल कन्फ्लिक्ट की वजह से, रीजनल रिबेलियंस की वजह से, यहाँ पर फ्रीक्वेंट वॉर वगैरह की वजह से, ये भी यहाँ पर रीजन था कि क्यों डिक्लाइन हुआ ये। और कहते हैं यहाँ पे राजस्थान के कुछ ऐसे पार्ट्स भी थे जो कि यहाँ पे दिल्ली से बाहर थे, यहाँ बेसिकली दिल्ली सल्तनत तक जो है वो नहीं पहुंच पाए थे। दिल्ली सल्तनत जो है राजस्थान के उन पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाई थी, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। 15th सेंचुरी में यहाँ पे था, इन्होंने भी काफी रेसिस्टेंस फेस करी थी राणा कुंभ से। राणा कुंभ यहाँ पर एक पर्सन थे, यहाँ पर इन्होंने इनसे भी रेसिस्टेंस फेस करी थी, जिन्होंने राजस्थान में, यहाँ पे देख रहे हो आप, एक कुंभलगढ़ फोर्ट है, कुंभलगढ़ फोर्ट है, इन्होंने ये बनाया था अरावली हिल्स में। तो यहाँ पे जो राणा कुंभ थे, इनसे इन्होंने बेसिकली दिल्ली सल्तनत ने इनसे भी इन्वेजन वगैरह जो है इन जगह वहां पे करे थे, तो वहां पे इन्होंने रोका था इसको। यानी कि जब आप देखो, आपको यहाँ पे एक सेकंड एक मैप दिखाती हूँ दोबारा से वो वाला। फिर देखो यहाँ तक ये लोग पहुंचे, लेकिन जो बिल्कुल आपका ये वाला पार्ट था, बाद में ये लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाए थे। एक्सट्रीम जो आपका राजस्थान वाला पार्ट था, यहाँ पे राणा कुंभ थे और दिल्ली सल्तनत जब यहाँ पे एंटर करने की कोशिश यहाँ पे करी थी, तो इन्होंने इसको रोका था। रिपेल का मतलब ये होता है उसको स्टॉप करना, उसको रेसिस्ट करना, उसको भगाना, वहां से फोर्स अवे करना, दूर रखना, तो आने ना देना, बेसिकली दैट इज कॉल्ड आपका रिपेल। अच्छा, अब देखो आगे, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, लास्ट हमारा पॉइंट यहाँ पे रह गया, इससे पहले इसकी बैटरी आई थिंक ज्यादा खत्म होने वाली है। डोंट मिस आउट, आपको लास्ट में क्या मिस नहीं करना है, कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में दिखा रखी है 2-4 लाइन कि राणा कुंभ ने इसको बनाया था, 15th सेंचुरी में बनाया था, अरावली हिल्स में बनाया था। अरावली हिल्स कहाँ पे, आप लोगों को पता होगा, ये आपका राजस्थान वाला पार्ट है, इसमें बिल्कुल यहाँ पे वेस्ट में ऐसे करके आते हैं आपके अरावली हिल्स। और काफी अच्छा जो रीजन यहाँ पे था ये मेवाड़ का, मेवाड़ यहाँ पे जो आपके ये राणा कुंभ थे, ये बहुत अच्छे राजपूत थे, जिनको माना गया था आज के राजस्थान वाले पार्ट में भी। और ये जो आपका कुंभलगढ़ फोर्ट है, ये फॉरेस्ट के आसपास, फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, काफी दिख रहा है आपको, बहुत स्टीप स्लोप है, बहुत खड़ी यहाँ पे चढ़ाई है यहाँ पे इसकी, इस तरह हम बोल रखे हैं। 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर लॉन्ग यहाँ पे देखो दिख रही है इसकी वॉल, यहाँ पे देखो इतनी लंबी है, इतनी आगे तक जो है बढ़ती है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस वॉल है ये वर्ल्ड में, ऐसा बता रखा है यहाँ पे, वन ऑफ द कॉन्टिनेंट। यहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी है ना आपकी, एक यहाँ पे ये भी आती है, कुंभलगढ़ फोर्ट विच वॉज मेड बाय राणा कुंभ ऑफ राजस्थान। समझ में आ गया जी। एंड ये देखो आपका चैप्टर नंबर 1 का सॉरी चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे बेटा आपका विजयनगर एम्पायर का, जो आपके कुछ यहाँ पे लेट्स एक्सप्लोर में एक आधा क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम लोग तब कवर, बिकॉज लेंदी क्वेश्चन है ये, तो कहते हैं कुछ यहाँ पे हम ये क्वेश्चन तब कवर करेंगे जब हम लोग बिग क्वेश्चन और आपकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सॉरी एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा से क्वेश्चन जब हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे तब हम लोग उसे कवर करेंगे। रही बात चैप्टर नंबर 1 की, बच्चे कह रहे हैं नोट और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वो बहुत वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊंगी मैं, टेंशन ना लो। तो आपकी अपनी इस वाली वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी हो लास्ट तक, आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। व्यूज आप लोग देते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज करो, तभी तो मुझे और होगा ना कि हाँ बनानी आप लोगों के लिए वीडियोस, मोटिवेशन आएगी। और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों के पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी फटाफट से आ जाए। चलो, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।